よし、行くぞー。よーい、アクション。新一カット1テイク1。で、なんでポルノやろうと思ったの？セックスが好きだからです。行ってこい。いいねいいね。タイガと一緒に東京行く？東京行く。あんたが気持ちよくなるために嘘つくのやめてもらっていい？じゃあ言うけど、お母さん知ってたからね。何が？俺がゲイだってこと。हेलो अंशुल, हाउ आर यू? आई एम गुड। आप कैसे हो? गुड। मैं तो एकदम बहुत बढ़िया हूँ। और एक बहुत अच्छी बात है कि आपकी जो फिल्म है, जापानीज फिल्म, एक हाँ तो हमारे लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि आप जापान कैसे पहुंचे और वहां पर अच्छा। जाकर आपने जापानीज इंडस्ट्री में अपना करियर कैसे शुरू किया। और यहाँ से शुरुआत करते हैं, फिर आपकी फिल्म जो टाइगर है उसके ऊपर आएंगे, जो कि बीसान में एक अवार्ड विनर मूवी और अच्छा स्ट्रॉन्ग कंटेंडर के तौर पर सामने आई थी। ओके, तो आप मुझे एक बात बताइए, आप कहाँ के हैं और जापान तक कैसे पहुंचे? अच्छा, ओके। मैं ट्राई करता हूँ जितना ब्रीफ जो हो सके वो उतना बताता हूँ। पहली बात तो ये मेरा फर्स्ट टाइम मतलब हिंदी में इंटरव्यू है, तो थोड़ा सा मुझे करेक्ट कर देना अगर इधर उधर हो जाता है हिंदी तो। ठीक है। तो मैं बेसिकली यूपी से हूँ। यूपी में मेरा बर्थ हुआ था। मैनपुरी डिस्ट्रिक्ट है, उसमें छोटा सा गांव है एक, कवाटांडा। इतना बड़ा भी नहीं है वहाँ पर। मतलब वैसे तो नाम महाराजपुर है, लेकिन सब स्लैंग में कवाटांडा बोलते हैं। गूगल मैप्स में कवाटांडा ही है। तो जो जो मेरी कंपनी का नाम है वो मेरे गांव का नाम है। बट मेरे डैड आर्मी में थे, तो हम लोग बहुत जगह रहे, बहुत सिटीज में रहे हैं इंडिया में। तो मेरी स्कूलिंग मिलिट्री स्कूल में हुई है, इंडिया में। और उसके बाद मैंने मिलिट्री ज्वाइन नहीं की, क्योंकि मेरा थोड़ा ध्यान आर्ट की तरफ था। तो मैंने ग्रेजुएशन फिर बड़ौदा में की, महाराजा सयाजी राव यूनिवर्सिटी में। एंड फिर हाँ, उसके ग्रेजुएशन के बाद मास्टर्स के लिए अप्लाई किया था। मैं जाने वाला था, लेकिन बीच में मेरा मन हो गया एनिमेशन करने का, क्योंकि मैं आर्ट में थोड़ा अच्छा था। तो वहाँ से उसके बाद फिर मैं बैंगलोर चला गया। बैंगलोर में फिर मैंने सीखा कहीं से भी इधर उधर से। फिर किसी तरह मेरे को इंटर्नशिप मिल गई। उस टाइम कंपनी का नाम था पेप्रिकास बोल के। या 2007 की बात है, हाँ 2007 मिड आई थिंक, जुलाई और समथिंग, और अर्ली 2007 की बात है। 2006 में मैं चला गया था बैंगलोर। तो वहाँ पे फिर मैंने अपने इंटर्नशिप के जब मैं स्टार्ट की, तो वहीं पर ऑन द जॉब सब कुछ सीखा मैंने उधर, एनिमेशन अपने सीनियर से, टीम लीडर से। उस टाइम मैं निकलोडियन और कार्टून नेटवर्क और उन सब के टीवी शोज पे एनिमेशन स्टार्ट किया मैंने वहाँ पर। वहाँ से फिर मेरे को पुणे से ऑफर आया, फिर पुणे शिफ्ट हो गया। पुणे में मैं बहुत बहुत टाइम रहा। पुणे में मैं 3 साढ़े 3 साल रहा, ऑलमोस्ट 2010 के स्टार्टिंग तक रहा। वहाँ पे मैंने फुल एक फिल्म खत्म की, और निखिल अडवाणी की फिल्म थी दिल्ली सफारी, जिसको नेशनल अवार्ड मिला। तो उस फिल्म पे मैंने स्टार्टिंग से काम किया एज एन एनिमेटर। एक टीम थी पूरी उनके साथ में। तो उसके बाद फिर मेरे को दोबारा बैंगलोर से ऑफर आया, एक नई कंपनी खोल रही थी एक्सेंट्रिक्स बोल के। तो तो मैं वहाँ पे, मुझे लगा मुझे चेंज करना चाहिए, तो मैं वहाँ चला गया। फिर वहाँ पर फिर मेरे को टीम लीड बना दिया गया। ये 2010 के एंड में गया था वहाँ पे मैं बीबीसी के प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहा था। कार्टून नेटवर्क, बीबीसी और इन सब के प्रोजेक्ट्स पे एक दो फिल्म भी थी। लेकिन इसी दौरान मेरे को मालूम पड़ा कि जापान में पॉलीगन पिक्चर्स एक कंपनी है जो कि हायरिंग कर रहे हैं। तो मैंने ऐसे अप्लाई कर दिया, मेरे को क्या पता था कि उनका कॉल आ जाएगा। तो कॉल आ गया, वहाँ से फिर इंटरव्यू हुआ और टेस्ट वेस्ट हुआ। तो वहाँ से फिर ऑफर आ गया मेरे को। तो फिर 1 2 महीना लगा सीओ लेटर वगैरह रेडी करने के लिए। उसके बाद में फिर मैं फाइनली शिफ्ट हो गया 2011 सितंबर अराउंड, टोक्यो में आ गया। हाँ, तो उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे पॉलीगन पिक्चर्स नाम की कंपनी है, उनके साथ में काम स्टार्ट किया। डिज्नी का टीवी शो था, एज ट्रॉन अपराइजिंग एनिमेटर। हुआ। हाँ, एज एनिमेटर। तो उस टाइम उनका आई थिंक फर्स्ट प्रोजेक्ट था जिसमें इंग्लिश डायलॉग्स थे, तो उनको फॉरेनर्स चाहिए थे। तो हम्म। इंडिया से हम 3 4 लोग थे, और फिर यूएस से थे, कोई स्पेन से थे, और इंडोनेशिया से एक, सब पूरे एनिमेशन का टीम था। तो हाँ, उस प्रोजेक्ट पे मैंने 1 साल काम किया, ट्रॉन अपराइजिंग पे। उसके बाद में फिर एमी अवार्ड मिला था उस अच्छा, ग्रेट। प्रोजेक्ट को। हाँ। हाँ, तो उसके बाद फिर मैं ओएलएम पिक्चर्स में शिफ्ट हो गया। वहाँ पे फिर मैंने पैकमैन, पोकेमोन वो सब बनाते हैं वो लोग, वहाँ पे मैंने 1 साल किया। उसके बाद मेरे को फिर और ज़्यादा हार्डकोर जापानीज इंडस्ट्री की तरफ मेरा मन हुआ। फिर मैं एक और कंपनी थी स्टूडियो एटिक बोल के, वहाँ चला गया। वहाँ वहाँ उसके थ्रू फिर मैं
स्क्वायर स्क्वायर एनिक्स पहुंच गए, जो यहाँ पर काफी बड़ी कंपनी है जो कि फाइनल फैंटेसी गेम्स और मूवीज वगैरह बनाते हैं। तो मैं उनके साथ काम करता रहा काफी टाइम तक। तो मेरा लास्ट प्रोजेक्ट था उनके साथ में फाइनल फैंटेसी 15 रीमेक पे काम किया था। आई थिंक काफी पॉपुलर गेम है, तो सबको पता लगा उस गेम के बारे में। तो इसी दौरान लेकिन मेरा थोड़ा सा ध्यान थोड़ा फिल्म मेकिंग की तरफ जा रहा था, क्योंकि जापान का मतलब वर्क कल्चर ना काफी काफी स्ट्रिक्ट है, मतलब लॉन्ग वर्किंग आवर्स। और मेरे को ऐसा स्टार्ट फील होने लग गया, मेरे को करना तो एनिमेशन था बहुत टाइम से, मतलब, और मैं बन गया एनिमेटर, लेकिन अभी मेरे को सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा था, मैं खुद की स्टोरी बना लिया। तो वहां से फिर 2016 से मेरे को थोड़ा सा वो एक कीड़ा लग गया फिल्म बनाने का। तो मेरे को एक्सपीरियंस था नहीं कुछ भी, कैसे लिखते हैं क्या करते हैं। तो फिर मैंने वही अपने आप ट्राई किया, लिखना लिखना सीखना कैसे स्टोरी लिखते हैं। फिर एक मैंने शॉर्ट फिल्म मैंने 2 शॉर्ट फिल्म बनाई मैंने 2016 में। फिर छोटी सी टीम बनाई है, और फिर 2017 में मैंने एक फीचर फिल्म शूट कर दी पूरी, जो भी सेविंग्स थी वो सब डाल के पूरी फिल्म। लेकिन उस टाइम मेरा जॉब था, जॉब से मैंने 1-2 महीने का ऑफ लिया था, शूटिंग वूटिंग करके सब। और फिर जॉब कंटिन्यू की, और वीकेंड्स पे एडिटिंग एडिटिंग करता था, मैं सीखता था, मैं पता नहीं था कैसे क्या करता, लेकिन धीरे धीरे हो गया। 2018 में मैंने फिल्म खत्म की कैसे भी करके, और मेरे को लगा कि ये तो बहुत ही खराब बन गया, मैं क्या करूँ इसका। तो लेकिन मैंने सोचा ठीक है, ऐसे कॉन्फिडेंस गेन करने के लिए मैंने ऐसे फिल्म भेज दी फेस्टिवल्स वगैरह में। मुझे पता नहीं था फेस्टिवल कैसे भेजते हैं, कुछ आइडिया नहीं था, मैं पूरे एनिमेशन वर्ल्ड से था इसलिए। लेकिन फिर ब्रुसेल्स फिल्म फेस्टिवल इंटरनेशनल में सिलेक्ट हो गई। तो फिर हम लोग जाते हैं, फिर हम लोग ब्रुसेल्स चले गए सब लोग। फिर वहाँ पे हम लोग ग्रैंड प्रिक्स में मिल गया, हमने कहा, अच्छा थोड़ा सा कॉन्फिडेंस गेन हुआ। उसके बाद फिर मोमेंटम पिक हो गया, बाद में फिर ओसाका में, टोक्यो में, और काफी जगह स्क्रीन हुई फिल्म। तो उसके बाद फिर मैंने 2019 में दूसरी बना दी फिल्म, बहुत ही छोटे बजट पे बनाई थी, और एज ए पर्सनल प्रोजेक्ट मैंने बनाया था। उसका नाम कोंतोरा था। तो 2019 में नवंबर दिसंबर में मैंने 10 दिन में शूट की थी वो फिल्म, बहुत छोटी टीम के साथ में। और वो जो फिल्म थी वो सॉरी 2018 के नवंबर दिसंबर शूट की थी मैंने। 2019 में वो टर्लिंग ब्लैक नाइट्स में प्रीमियर किया था उसने, जो कि एक काफी बड़ा फेस्टिवल। वहाँ पे दोबारा हमको फिर ग्रैंड प्रिक्स मिल गया, और काफी अवार्ड। सो वो फिल्म जो थी, वहाँ से फिर काफी कुछ चेंज हुआ, वहाँ से फिर एक मार्केट क्या होता है वो सब सीखने को मिला मेरे को। अच्छा। अच्छा, और जो भी मेरे को पता नहीं था फिल्म इंडस्ट्री के बारे में, मतलब इंडिपेंडेंट फिल्म इंडस्ट्री के बारे में। तो वहां से फिर मतलब हम लोगों ने फ्लाइट ली, और जैसे टोक्यो आए, और यहाँ पे आके मालूम पड़ा कि एकदम न्यूज व्यूज फट गई, मतलब हॉलीवुड रिपोर्टर वैरायटी ये सब सब। तो काफी मैसेज कॉल्स आने लग गए, तो बहुत सारे फेस्टिवल्स ने अप्रोच किया। तो फिर वो बहुत सारे फेस्टिवल में गई, और हर जगह जाके अवार्ड भी नहीं। और वो मतलब ऐसी स्लो फिल्म है, ब्लैक एंड व्हाइट, एक प्रॉपर आर्ट पीस टाइप की है। लेकिन वो मैंने बहुत पर्सनल रीजन से बनाई थी। लेकिन उसके बाद काफी कुछ शिफ्ट हुआ, और फिर मैंने जॉब छोड़ दी उस टाइम पे, 2019 में एंड में। और जैसे जॉब छोड़ी वैसे कोविड आ गई। तो एनीवेज, और उसके बाद एक अच्छी बात ये हुई कि वो कोंत्रा न्यूयॉर्क में प्ले कर रही थी, और हमको जापान का काफी प्रेस्टिजियस अवार्ड है, ओबायाशी अवार्ड, हम्म। वो मिला मेरे को। और उस सेम टाइम पे सीए एक कंपनी है जो वर्ल्ड की नंबर 1 एजेंसी है, उन्होंने अप्रोच किया, और उन्होंने साइन कर लिया मेरे को जस्ट सेकंड फिल्म को। वहां से फिर तो एकदम सब कुछ बदल काफी कुछ सीखने को मिला, क्योंकि उनसे जस्ट बात करके मालूम पड़ा, अच्छा ये भी होता है ये भी होता है। मैं सब नोट्स लेने लग गया, कैसे कैसे पिचिंग होती है प्रोजेक्ट। तो उन्होंने बोला कि कुछ बनाना साथ में तो करते हैं, मैंने कहा ठीक है। तो मेरे पास है थोड़ी स्टोरीज, मैंने भेजी। तो बोला नहीं, इनको फिक्स करो, नोट्स मिलने लगे मेरे को हॉलीवुड से। तो मेरे को थोड़ा सा एक आइडिया आ गया, ओके ये सब भी होता है। वहां से काफी एक्सपोजर मिला मेरे को। तो उनके साथ तो अभी भी साइंड हूँ उनके साथ में, लेकिन प्रोजेक्ट जो हम लोग पैकेज कर रहे थे वो हो नहीं पाया। तो फिर हाँ, फिर वही कोविड आ गया। कोविड में तो मेरा एक प्रोजेक्ट था वो बंद हो गया, क्योंकि रूल्स काफी स्ट्रिक्ट थे। फिर एक और फिल्म मैंने बनाई, क्योंकि उस टाइम तक काफी लोग अप्रोच करने लगे थे। फिर मेरे पास इन्वेस्टर्स वगैरह, मेरे पास इतना बजट है, बना सकते हो क्या ये वो, मतलब उस तरह के लोग अप्रोच करने लगे थे। तो थोड़ा केयरफुल था मैं। लेकिन मैंने एक फिल्म कोर्ट रूम ड्रामा था, फिर मैंने वो बनाया दिसंबर। वो थोड़ा सा उसमें थोड़े बड़े एक्टर वगैरह थे, तो वो कमर्शियली काफी अच्छा प्ले किया थिएटर्स में यहाँ पर, और फेस्टिवल में भी। फिर वहां से फिर बुसान, वो फिल्म बुसान में ओपन हुई थी, किम जिसो अवार्ड सेक्शन में। तो फिर वो, हाँ, फिर वो जापान में रिलीज हुई, काफी चली यहाँ पर भी 3-4 महीने। फिर बाद में फिर वो कोरिया में रिलीज हुई थिएट्रिकली, वीओडी। फिर ताइवान में रिलीज हुई, स्पेन में हुई, 1-2 कंट्रीज में और हुई। तो ओवरऑल काफी ठीक था उसका। तो फिर हाँ, बस ये तब तक 3 फिल्में हो गई थी मेरी। और फिर मैंने कोविड में एक शॉर्ट फिल्म बनाई थी ऐसे टाइम पास के लिए, कहीं बोर हो रहे थे। फिर अभी एक लास्ट ईयर मैंने टाइगर शूट की। अच्छा। 2023 में दिसंबर रिलीज हुई थी, और 2000
2024 में। अ, पूरा एक साल लगा। नहीं, 22 में शूट की थी मैंने, सॉरी 2021 में भूल रहा हूँ। हाँ, 2021 में शूट की थी मैंने, फरवरी में। 2022 में, नहीं सॉरी, 2022 में शूट की थी, 2022 में ही बुसान में ओपन हुई थी। 2023 में थिएटर में रिलीज हुई थी। 2024 में फिर मैं, यूं ही 2 साल लग गया। 2024 में फिर मेरे काफी दोस्त थे इधर जो एलजीबीटी कम्युनिटी से हैं, तो मुझे बोलते रहते थे कि यार कुछ बना हमारे लिए ऐसा ऐसा। तो अच्छा। और मुझे वो ना बहुत टाइम से, वो मेरी पहली फिल्म में थे कुछ एक्टर्स लोग। हम्म। उसका मुझे बहुत पहले उनके जो उनकी इश्यूज थे मुझे बता रहे थे, वो काफी अलग थे। और वो धीरे धीरे फिर वो अभी मुझे लगा कि वो शिफ्ट हो रहे हैं, तो काफी उनका, क्योंकि वो भी लोग, उनको भी अभी 9 साल हो गए, जो उनके जो इश्यूज थे फैमिली, वो काफी सीरियस टाइप से हो रहे थे। तो हम्म। मैंने कहा ये मुझे शॉर्ट फिल्म लग रही है, फीचर फिल्म तो लग नहीं रही है अभी। तो मैं उसी हिसाब से अप्रोच किया फिल्म को। पहले मैंने एज अ शॉर्ट फिल्म लिखा उसको, जो कि ओनली टोक्यो के बारे में थी, थोड़ा बहुत फैमिली के बारे में थी, लेकिन मुझे एक बड़ा वो मैप नहीं मिल रहा था कि मैं इसको फीचर फिल्म में कैसे बनाऊंगा। ऊपर से ऑफकोर्स बजट का इशू था। अच्छा। तो फिर मैं ऐसे ही कुछ सर्च कर रहा था ऑनलाइन, और फिर मेरे को ये फ्रेंडशिप मैरिज का जो जो मैंने फिल्म में दिखाया है उसके बारे में मेरे को एक कंपनी का इन्फॉर्मेशन मिला। तो मैंने अच्छा। कहा ये, हाँ, तो एक कंपनी है कलर FSB बोल के, एक्चुअली में कंपनी है वो। और फिर मैंने उनका कुछ रिसर्च किया स्टार्ट, तो फिर मेरे को मालूम पड़ा कि ये, अब मेरे को लग रहा है कि ये फीचर फिल्म, बन क्योंकि सकता। पर्सनल इश्यूज से थोड़ा सा सोशल इशू की तरफ ले जाना था फिल्म को। मुझे वो रूट नहीं मिल रहा था कि हम्म। एक तरह का सोल्यूशन दिखाना था मेरे को कि इसका क्या सोल्यूशन, क्योंकि जापान में तो गे मैरिज अलाउड नहीं है। कंजर्वेटिव सोसाइटी। हाँ, और वो अलाउड नहीं है, लेकिन यहाँ पे एक है सिस्टम है, टोक्यो पार्टनरशिप सिस्टम बोलते हैं उसको, लेकिन वो डजंट मीन एनीथिंग। तो तो मुझे जब ये मालूम पड़ा कि ये लोग ऐसा कर रहे हैं, मतलब एलजीबीटी कम्युनिटी पीपल को लेकर साथ में आ रहे हैं और डेट करवा रहे हैं, फिर उनका पूरा एक अपना खुद का कम्युनिटी बना रहे हैं, हम्म। तो मुझे फिर एक एंगल लगा कि हो सकता है। तो फिर मैं बस मार्च में बैठा, मैं एक दिन लेके स्क्रिप्ट, और मैंने 7-8 दिन में पूरी खींच खींची थी, और मुझे लगा कि ये ठीक है, अभी ये बन सकती है। उसके बाद मैंने पिचिंग स्टार्ट की। फिर वही प्रॉब्लम की, अच्छा ये तो इसमें परसेंट डाल सकते हैं, सो अभी मुझे बनानी थी वो नए एक्टर के साथ में या अननोन फेसेस के साथ में। तो हम्म। फिर एक वो बड़ा इशू होता है इन्वेस्टर के लिए, दैट आई कैन अंडरस्टैंड। मतलब क्योंकि उनको रिकवरी चाहिए, ऐसा चाहिए, मतलब ये बड़ा फेस चाहिए। तो मैंने कहा ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो गई, क्योंकि आपने देखी फिल्म तो आपको पता होगा क्या क्या है फिल्म में। तो बड़े हाँ। एक्टर्स के साथ में तो मतलब इम्पॉसिबल है उस तरह के सीन्स वगैरह शूट करना। और ऊपर से हम लोगों ने फुल रन रन एंड गन स्टाइल में शूट किए, तो फिर एनीवेज काफी पिचिंग किया मैंने, लेकिन मैंने अपने आप को 3 महीना दिया। मैंने कहा मैं 3 महीने अप्रोच करूंगा। तीन अच्छा। महीने में किसी ने, हाँ, इन्वेस्टमेंट मिला। मेरी बिल्ली है पीछे। मैंने भी सोचा है। 3 महीने में इन्वेस्टमेंट मिला तो ठीक है, वरना मैं कुछ भी करके इसको एज अ शॉर्ट फिल्म तो बना ही सकता हूँ। लेकिन लकीली काफी सारी मीटिंग्स हुई, काफी लोग इंटरेस्ट था, लेकिन हो नहीं पा रहा था। लेकिन लकीली एक, फिर मैंने देखा इंस्टाग्राम पे, मैं एक मैसेज पढ़ा था, 2 साल पुराना मैसेज था। तो मुझे मेरा दोस्त कब से बोला, तुमने रिप्लाई क्यों नहीं किया उनको अभी तक? मैंने कहा, क्या देखता हूँ। मैंने देखा तो वो मैसेज था किसी एक एक एलए से एक प्रोड्यूसर थे, इन्वेस्टर थे, उनका मैसेज पढ़ा था कि मैं टोक्यो आता रहता हूँ, तुमसे मिलना है, एक साथ काम करते हैं। मैंने रिप्लाई कर दिया ऐसे ही, तो ठीक है मिलते हैं। थोड़ा थोड़ा तुमने 2 साल बाद रिप्लाई किया। मैंने सॉरी वॉरी बोला। फिर मैं मिला उनको, बोला अच्छा क्या बना रहे हो? मैंने कहा मैं ये बनाना चाहता हूँ। बोला ठीक है बनाते हैं। फिर मैंने कहा अच्छा ऐसे ही हो गया एक मीटिंग में। तो बोला ठीक है, मेरे पास ज्यादा बजट नहीं है, ये बजट है, इसमें बना सकते हो क्या? मैंने कहा मैं बना सकता हूँ, क्योंकि छोटी टीम लेके, थोड़े एक्टर लेके। तो फिर हाँ, वैसे किया हमने। फिर प्लानिंग स्टार्ट हुई, और हाँ, कास्टिंग वास्टिंग किया। मतलब वही जो प्रोसेस होता है प्री प्रोडक्शन का, करके फिर हमने 28 दिन में शूट कर दी कैसे भी करके। 28 दिन। हाँ, 28 दिन में लास्ट ईयर शूट की थी सितंबर में। हम्म। तो उसके बाद फिर मैं लेके बैठ के, फिर मैं खुद ही अपनी फिल्म एडिट करता हूँ, तो बाद में फिर मैंने वही एडिटिंग किया। और फिर हाँ, फिर वो मार्च अप्रैल इस साल, अप्रैल अप्रैल के अराउंड लॉक हो गई थी फिल्म पूरी बन के, कलर ग्रेडिंग मिक्स म्यूजिक जो भी था सब रेडी। उसके बाद फिर मैंने जस्ट ऐसे ही मैसेज भेज दिया बुसान को कि मेरे पास फिल्म है, तो उन्होंने हम्म। एक्सेप्ट कर लिया 2-3 दिन में ही। कि हाँ इस फिर हाँ, उसके बाद फिर ऑफ कोर्स अभी तो चल रहा है। अभी हमको ऑलरेडी बुसान से फिर हमको कोरियन डिस्ट्रीब्यूशन मिल गया। तो अच्छा। हाँ, वो हमको डील मिली एक, अभी मैं बता नहीं सकता उसके बारे में, लेकिन हाँ अगले साल दैट्स कोरिया में ओके। रिलीज हो रही है। हाँ, कोरिया में रिलीज हो रही है अगले साल फिल्म, अप्रैल मई के आसपास। ओके, मई में रिलीज हो रही
हाँ मैं कोरिया थिएटर्स में वीओडी ओटीटी आ जाए। फिर ताइवान का एक हमको डील मिला है, ताइवान में रिलीज होगी। फिर जापान का भी तो यहाँ पे सब स्लो ही चलता है, यहाँ पे वो लोग देखेंगे बाहर क्या हो रहा है, उसके बाद फिर रिलीज करेंगे। तो और फिर बाकी फेस्टिवल्स वगैरह में अभी इनविटेशन आ रहे, तो एक साल तो मैं यूजली जाता ही हूँ फेस्टिवल में, हाँ, जितना हो मुझे सकता है। मुझे एक बात बताइए, ये पूरा प्रोसेस रहा यहाँ तक, जापान में आने तक का। हम्म टाइगर की अगर बात करें हम, आपको हम्म कैरेक्टर्स कहाँ मिले, कहाँ से आपने, आपका रिसर्च पॉइंट क्या था उसके लिए? क्योंकि एक मसाजर है जो हम्म पॉर्न स्टार बनना चाहता है, हम्म, ठीक है, ये कनेक्टिंग पॉइंट आपको कहाँ से मिले? और उसमें एक चीज है कि एक फैमिली पॉलिटिक्स है, हाँ हाँ हाँ। पॉलिटिक्स विद इन फैमिली, वो है, तो हम्म। वो क्या डेलिबरेटली किया गया है या फिर जापानीज सोसाइटी में फिलहाल ये इश्यूज आ रहे हैं? नहीं नहीं, ये जितनी भी स्टोरीज हैं इसमें हर एक सीन ऑलमोस्ट एक रियल इंसिडेंट्स के ऊपर इंस्पायर्ड है, क्योंकि मैं काफी टाइम से कलेक्ट कलेक्ट कर रहा था स्टोरीज, एंड स्पेशली दो तीन जो एक्टर्स हैं जिस कम्युनिटी से, उनकी स्टोरीज। तो हम्म, उनमें से एक एक्टर है, वो पहले मसूस था मतलब यहाँ पर टोक्यो में, और उसने काफी ट्राई किया था पॉर्न इंडस्ट्री में जाने का, अच्छा, लेकिन उसका हो नहीं पाया था, और जो भी रीजन था उसकी वजह से। तो उसने फिर मेरे को काफी बताया वहाँ पे क्या होता है कैसे होता है, फिर उसने मेरे को मिलवाया एक्चुअली पॉर्न अच्छा, इंडस्ट्री के लोगों से। हाँ, तो मैं गया उनसे मिलने के लिए। फिर उन्होंने बताया हम ऐसे शूट करते हैं, ये करते हैं, ऐसा ऑडिशन होता है, वो सब होता है, जो जो भी फिल्म में देखोगे आप, सन ग्लासेस पहन के हाँ ऐसा हाँ वैसा, हाँ, वो एक्चुअली में एक वैसे ही ग्रुप है कर, यहाँ। हाँ, एक नहीं, एक ग्रुप है जो सन ग्लासेस पहन के रहता है ऑल द टाइम, अच्छा, रात को दिन में जो भी है, तो उनके ऊपर इंस्पायर्ड है वो जो ग्रुप है, उस ग्रुप के ऊपर। तो उन्होंने फिर मैं उनके स्टूडियो में भी गया मैं, तो उन्होंने बताया हमको ऐसा वैसा, तो वहां से थोड़ा एक वो कनेक्शन था। फिर ऑफ कोर्स मसूस कल्चर, तो फिर हम लोग एक लोकेशन ढूंढ रहे थे शूटिंग के लिए, जो क्लब सीन था। तो मैं उसका जो ओनर था, वो एक्चुअली में गे क्लब है, तो हम लोग गए उनसे मिलने के लिए। हम कहा मुझे यहाँ पे शूटिंग करना है, तो वो बोला अच्छा क्या है स्टोरी बताओ। मैंने बोला ये स्टोरी है। बोलता ये तो एग्जैक्टली मेरी लाइफ का स्टोरी, मैं भी पहले महसूस था, मैंने भी पोर्न इंडस्ट्री में हाँ, ट्राई अरे किया। तो फिर मेरे को फिर वैसे सिमिलर स्टोरीज मिलने लगे काफी सारे हैं, तो उसने बोला ठीक है शूट करो यहाँ पे, नो प्रॉब्लम, ऐसा ऐसा। तो फिर उन्होंने फिर मेरे को किसी और से मिलवाया, फिर किसी और से, फिर मालूम पड़ा कि ये जो जो लेट थर्टीज का जो एलजीबीटी कम्युनिटी है, उनके प्रॉब्लम्स थोड़े से सिमिलर होते जा रहे हैं अभी। ओके, तो वहां से फिर हाँ, क्योंकि मोस्टली क्या होता है कि फैमिलीज को पता नहीं होता है, ठीक है, हम्म, वो ओपन नहीं होते हैं मोस्ट, काफी लोग हैं। तो हमको लगता है कि अगर बता देंगे तो, और अगर समझ गया, हमको अगर प्रॉपर्टी से निकाल दिया उस रीजन के चलते, क्योंकि हो सकता है कुछ भी, तो अभी तो कुछ हो, क्योंकि तो फिर हम कहाँ जाएंगे, ठीक है। तो वो एक स्टोरी था बेसिकली, तो वो तो एक एक सब लेयर था स्टोरी का, लेकिन बेसिकली टोक्यो और कंट्री साइड पार्ट, वो दोनों मैं मिक्स करना चाह रहा था। एंड हाँ, फिर वो दोनों चलता रहा फिल्म में साथ साथ में। हाँ, जो भी मुझे नोट्स मिले थे एक्टर से और बाकी इंटरव्यूज वगैरह से, वो सब मैंने यूज किए हैं वो सीन लिखने के लिए। फिर मैंने उनको दिखाया भी, एक्चुअली एक्टर के साथ बैठा मैं, हम्म, हमने डायलॉग्स पे और जापानीज में काम किया। उन्होंने बताया कि नहीं, थोड़ा सा ऐसे हम लोग बात नहीं करेंगे, क्योंकि एक लिंगो, उनके कम्युनिटी का भी हाँ, लिंगो स्लैंग्स वगैरह होते हैं। तो फिर उन्होंने ही फिक्स किया वो जो लिंगो जैसे बात करते हैं, वो ऑफ कोर्स इंग्लिश में सबटाइटल में वो नहीं समझ में आएगा, लेकिन हाँ जापानीज में वो सब कैप्चर किया। अच्छा। तो मुझे और एक पूछना था कि आपका ये जो पूरा जर्नी है कैरेक्टर का, टियागो का जो पूरा जर्नी है, वो बहुत इमोशनल काइंड ऑफ जर्नी है, इट्स ए इमोशनल जर्नी, हाँ, क्योंकि क्योंकि वो वो जिसके घर, स्टोरी पे वो बेस्ड है, सॉरी सॉरी, गो अहेड, नहीं आप नहीं, क्या कह रहे थे? इट्स ओके, है, आप मैं ये बताइए। बोल रहा था कि जिसके सो जो फुल स्टोरी है वो एक किसी एक एक्टर की स्टोरी पे बेस्ड है। उसका नाम मैं रिवील नहीं कर सकता क्योंकि उसने मना किया है, क्योंकि नहीं सर, वो ही डिडंट कम आउट हियर, दैट्स व्हाई। तो उसके साथ अभी ये हो रहा है, और उसको इतना डर लग रहा है कि अगर ये फिल्म जापान में रिलीज होगी, इसकी फैमिली ने अगर देख ली, तो ही विल बी इन द ट्रबल, क्योंकि सेम स्टोरी उसकी बहन की जो बेटी है हाँ उसका, हाँ, उसके एग्जैक्टली सेम थिंग ही इज गोइंग थ्रू राइट नाउ। ओ, हाँ, वो सब कुछ जो देखा है वो उसने किया है फिल्म में। हम्म, ये मुझे ये जानना था कि जापानीज जो फैमिली है, तो क्या वो इतनी एक्सेप्टेंस, अभी तो इंडियन में भी तो हमें बहुत प्रॉब्लम है यहाँ पर, हम्म, और जापानीज सोसाइटी जिसे हम लोग थोड़ा सा ज्यादा
एडवांस बोलते हैं टेक्नोलॉजिकली एंड अदर फॉर्म में, क्या ये इतनी रिजिड है एक्सेप्टेंस के लिए, ताकि बेदखल कर देते हैं अपने गे? आई मीन वो डिपेंड करता है फैमिली टू फैमिली, बट तो स्टोरी में ये मियागी प्रिफेक्शन, मियागी अप नॉर्थ फुकुशिमा के पास आता है, काफी नॉर्थ है, काफी कंट्री साइड एरिया है। हम्म तो इस ये स्टोरी मियागी के कैरेक्टर की है। हम्म तो बेसिकली उसने अभी तक अपने डैड को कन्फेस ही नहीं किया है, तो उसको पता भी नहीं कि वो क्या रिएक्ट करेंगे। एक्चुअली में रियलिटी तो वही है, हाँ लेकिन उसकी जो बहन है वो उसको एक्चुअली करती रहती है, उसका अपोज करती रहती है, और उसको बस एक डर है कि अगर मैं बताऊं गलती से, अगर क्या पता उनको नहीं अच्छा लगा तो हो सकता है एक्सेप्ट भी कर लें, लेकिन उसने उसने ट्राई नहीं किया, उसको ट्राई भी नहीं करना है बेसिकली। लेकिन हाँ वो रियलिटी है, मैं काफी लोगों को मिला हूँ, और वो बस बताना ही नहीं चाहते अपनी फैमिली को। वो एक्सेप्टेंस के ऊपर नहीं कि वो फैमिली की इतनी कंजर्वेटिव है कि ऑर्थोडॉक्स है कि कुछ बोलेंगे, वो उस पे नहीं, वो लोग ओपन होना ही नहीं चाहते फैमिली के साथ में, एक वो भी है। अ, हाँ मुझे एक सीन बहुत अच्छा लगा जिसमें हस्बैंड जो है बहन का, वो बोलता है मैं पहली बार किसी गे को मिल रहा हूँ। हाँ तो बोलता है वो हम लोग भी तो ह्यूमन होते हैं ना उसमें। हाँ हाँ हाँ। उसमें नहीं वो मेरे को उसी ने बताया, जो मेरा दोस्त है उसी ने बताया उसको, वो जब। उसके साथ भी ऐसे हुआ रहेगा हाँ हाँ शायद। तो और ये, और एक एक ये पर्सनली भी अगर मैं बोलूंगा तो अजीब लगेगा, लेकिन मेरे को पर्सनली भी थोड़ा सा एक वो था। बेसिकली मैंने जब मतलब मैं जब गया उस कम्युनिटी में, यहाँ पे एक छोटा सा एरिया है सिंजुगु डिस्ट्रिक्ट में, छोटा सा एरिया है वहाँ पे, उसको निच्चा में बोलते हैं, सेकंड सेकंड डिस्ट्रिक्ट। वो वहाँ पे एलजीबीटी कम्युनिटी के बार्स वगैरह हैं, और मतलब पूरा वहीं जाते हैं सब लोग पार्टी वार्टी करने के लिए जो भी है। तो मैंने वहाँ जाना स्टार्ट किया, तो मेरे को खुद से हल्का सा वो, मतलब मैं कुछ ऐसा पॉलिटिकली मैं चाहता था कि मैं हमेशा पॉलिटिकली करेक्ट रहूं। एक वो होता है कि अगर मैं कुछ ऐसा बोल दूं कि कोई अफेंड हो जाए या, तो मेरे को वहां से भी एक वो जो सीन था वो वहां से भी आया था हल्का सा, कि मेरे को, क्योंकि मैं हमेशा ट्राई कर रहा था कि अच्छा मैं हमेशा ही मतलब पॉलिटिकल करेक्ट रहूं, तो मैं, तो फिर बाद में उन्होंने नहीं नॉर्मली बात करो ना जैसे आप करते हैं, मतलब फिर वो, तो मेरे को हल्का सा वो खुद से भी वो था। क्योंकि मैं हमेशा अपने दोस्त को पूछता रहता, अच्छा मैं अगर ऐसे बोल रहा ठीक है क्या, बोलता नहीं नहीं ये मत बोलना। बोला तू मेरे को डराता रहता है ऐसे बोल बोल के, तो मैं तो मेरे को ले जा रहा है मिलने के लिए, अब मैंने कुछ गलत बोल दिया, क्योंकि उनके उसमें भी काफी सारे वो है ना, मतलब LGBT Q ना, अभी तो बहुत है, अभी उसमें भी बहुत काफी है। देखो अगर आपने किसी को गलत रिप्रेजेंटेशन से बोल दिया, कुछ कर दिया, तो वो ऑफेंड हो जाते हैं, कोई कोई हो जाता है। तो उसके उसके चक्कर में भी मतलब, तो वो सीन थोड़ा सा पर्सनल उससे भी आया था, लेकिन हाँ उसके साथ ऑफ कोर्स वो सीन एक्चुअली में हुआ था, तो वही हमने। आपके आपका जो कैरेक्टर है प्रोटोगनिस्ट है, उसका एक अफेयर वहां पर भी है जहाँ से वो लोकल इस पे आता है। वो लव स्टोरी बहुत ही अच्छी है। यानी वो वहां हाँ वो भी। जाने के सो बाद, हाँ वो जाने के हाँ कोजी जाने कोजी के बाद वो अकेला हो गया है। उसकी फैमिली है, वो भी फैमिली को नहीं बता पाता। तो वो स्टोरी उसका भी वही हाँ तो ये जो भी सीन है बेसिकली, जो मैंने काफी तरह के मैंने कहा, क्योंकि मैं कम्युनिटी से नहीं हूँ, तो मेरे को एक डर था कि मैं राइट रिप्रेजेंटेशन कर पाऊंगा कि नहीं, तो हम्म, उसका एक रिस्क है। तो बोलेंगे तुमने क्यों बनाई ये फिल्म, अगर तुम हो नहीं, तो ऐसा होता है ठीक है। हाँ हाँ अभी अभी भी कुछ फेस्टिवल्स वगैरह के वो अभी इनविटेशन आते हैं, तो बोलते हैं अच्छा आप नहीं है कम्युनिटी से, तो फिर देखना देखना पड़ेगा। मैंने ठीक है जो भी है मतलब। तो मुझे लगा था कि अगर मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, अगर अगर मैं दोस्त के लिए फिल्म बना रहा हूँ, तो क्या क्या इश्यूज हैं और किस तरह की स्टोरीज हैं, तो मैंने कैरेक्टर को बीच में रखा। फिर मतलब अच्छा एक होते हैं जो कि कभी ओपन होते ही नहीं है, और वो पूरी लाइफ मतलब शादी वादी करके जो भी ऐसे ही रहते हैं, तो वो हम्म, उसका रिप्रेजेंट था कोजी। ठीक है, एक था उनका जो ड्रीम्स वगैरह है, उनको किस तरह का जॉब करना है, किस इंडस्ट्री में जाना है, एक वो था जो कि टोक्यो पार्ट था। फिर एक था कि क्योंकि अब नाउ दे आर एजिंग, एजिंग गेम है, सो स्टार्टिंग में जब दो तीन जो दोस्त थे मेरे, वो मुझे जब बताते थे, अच्छा अभी मैं वहाँ गया पार्टी करने को, वो वो क्यूट था, और ये था, मैं बहुत बहुत पॉपुलर हूँ, मतलब वो सब वर्ड यूज करते हैं वो लोग। तो अभी वो सब बात नहीं करते, बोलता मैं जाते नहीं उधर, अभी कोई देखता नहीं मेरे को। ठीक है, ऐसा क्योंकि देर एजिंग नाउ राइट, सो उनका इश्यूज थोड़ा सा चेंज हो रहा है अभी। तो एक वो जो था, जो उसमें एक यंग करेक्टर है, हाँ एक्टर का नाम बता रहा हूँ, जो कि कभी कभी आता है फिल्म में, उसको हाँ बेसिकली एज अ उसका लव इंटरेस्ट प्ले कर दे, हाँ जिसके पीछे यस। हमेशा घूमता रहता है। तो वो उसको वो एक एक साइड वो रिप्रेजेंट करनी थी मेरे को, वो कि दे ऑलवेज लुक अप टू लाइक यंगर क्यूट बहुत बॉय, जो भी फैंटास्टिक बोलते हैं। एक्टर है जो आपके साथ था भी बुसान में। हाँ उसका वो पहला हम लोग फिल्म से है, मिले। बहुत काफी
लोगों का पहला फिल्म है ये। अच्छा, काफी लोगों बहुत लोगों का। का, हाँ बहुत लोगों का पहला फिल्म है ये एक्चुअली। डीपी भी पहला है, गैफर भी पहला है, म्यूजिक का टीम पहली है, बहुत लोगों का डेब्यू इस फिल्म में। अच्छा, हाँ। तो ये टीम आपने तैयार कैसे की? क्योंकि क्या ये एक्चुअल एलजीबीटी कम्युनिटी से रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर ये स्ट्रेट है? कैसे ये हाँ टीम कैसे तैयार हुई? एक्चुअली में नॉट ओनली एक्टर्स, जो क्रू मेंबर्स हैं वो भी कम्युनिटी से ही हैं। अच्छा, अरे वाह। एक्सेप्ट हाँ एक्सेप्ट डीपी एंड गैफर। ओके। बाकी जो भी हैं, जो मेरे एडीज वगैरह थे, हाँ मतलब वो सब लोग कहीं ना कहीं कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, और इसी की वजह से उन्होंने और ऊपर से अब मुझे पता है मैं बजट में फिल्म बना रहा हूँ, तो मेरे को थोड़ा स्मार्टली भी प्लान करना पड़ेगा। तो हर बार कोई बजट तो इतना था नहीं, तो मुझे लगा एक काम करता हूँ, पहले तो मैं सर्च किया कि कौन कौन है जो इस कम्युनिटी से है जो फिल्म इंडस्ट्री में काम करते हैं। तो मैंने सीधा उनको अप्रोच किया, और उन्होंने पहली बार बोला इस बजट पर तो आपको काम करने है। तो मैंने कहा अच्छा बजट कम मिलेगी, मतलब नो नो वरीज। तो उस तरह से फिर, और ऊपर से मेरे को थोड़े ऊपर से मेरे को जेनजी क्या बोलेंगे जी। उनको, जगह मिड 20s के हाँ क्राउड के साथ में, मतलब क्रू मेंबर्स में काम कर रहा था स्पेशली इस फिल्म में, ओके। क्योंकि वो एक मेरे को लिंगो चाहिए था, स्टाइल चाहिए था। हम्म। तो फिर मैंने वही वही उस तरह की टीम ढूंढी। ऊपर से एक्टर्स भी सारे, और सब इसीलिए सब फ्रेश लोग हैं काफी। मेरे एडी भी फर्स्ट फर्स्ट फिल्म था, डीपी भी फर्स्ट फिल्म था, मतलब इसीलिए मेरे को नए लोगों के साथ में काम करना था, क्योंकि एक मेरे को एक वो टोक्यो पार्ट में एक नया वाइब चाहिए था फिल्म में। और जो लुक था आप उसका, जो भी था उस पूरी फिल्म का जो भी है, इसीलिए। आपने आपने बहुत अच्छी तरह उस कैरेक्टर का जर्नी दिखाया, हम्म, जिसमें जो कैरेक्टर है वो हम्म, अपने रूट्स के तरफ भी जा रहा है, वहां पर अपने आप को प्रूव भी करना है उसे, और बताना भी नहीं है। एट द सेम टाइम उसे अपनी आइडेंटिटी भी रखनी है, ठीक है। और वो हाँ आपने फिर टोक्यो में उसे पूरा जो परेड, एलजीबीटीक्यू का परेड है, वो आपने इनकॉर्पोरेट किया है। और सबसे आखिर में जो एक कम्युनिटी बिल्डअप हो रही है वहाँ जापान में, हम्म। तो उसको बहुत आपने बहुत उसे कंसोलिडेटेड एक पैकेज के तौर पर बना दिया है। मुझे एक बात बताइए, ये जब अगर कोई फिल्म जापान में देखता है, या फिर वहाँ टोक्यो में अगर ये फिल्म देख रहा है, तो क्या किस तरह का रिएक्शन आपको आने की उम्मीद है? तो टोक्यो में हमने 2 या 3 प्राइवेट स्क्रीनिंग की है बुसान जाने से पहले। हम्म। उनमें से एक तो हमारी टीम के लिए स्क्रीनिंग थी, मतलब जो कि करते ही हैं हम लोग। तो उन्होंने भी, तो एक्चुअली में जो एक्ट्रेस लोग थे उन्होंने भी स्क्रिप्ट नहीं, मैंने स्क्रिप्ट नहीं दिया था उनको भी। हम्म। अच्छा। तो सब एक्टर, हाँ सब एक्टर को बस अपने अपने सीन मिले थे और कुछ नहीं। केवल जो जिसने टाइगर प्ले किया है तकाशी, उसको ही फुल स्क्रिप्ट मिली थी, उसको भी एंडिंग वेंडिंग नहीं दी थी मैंने। अच्छा। बाकी लोगों को पता ही नहीं था कि फिल्म में हो क्या है, क्योंकि अगर मतलब किसी को 2 सीन मिले हैं, ठीक है, कंट्री साइड के मियागी के, किसी को टोक्यो के 2 सीन है, और वतारू को तो बस अपना ही, बोला मैं क्या कर रहा हूँ, बस घूम रहा हूँ उसके आगे आगे। मैंने कहा यही तेरे सीन है बस। तो मतलब तो उनको किसी को आइडिया नहीं था, तो सबने साथ में फिल्म देखी तो उनको समझ में अच्छा ओके ये फिल्म है। तो रिएक्शन तो ऑफकोर्स टीम का तो अच्छा ही था। हम्म। एंड फिर हमने एक एलजीबीटी कम्युनिटी के लिए स्क्रीनिंग की थी, क्योंकि फिल्म में जितने भी एक्स्ट्राज हैं वो सेमिनार सीन में हो गए, बात सीन में, वो हम्म। सब के सब एलजीबीटी कम्युनिटी के हैं, सब के ओके। सब। हाँ हमने पोस्टर लगाए थे उधर नीचे में कि हेल्प चाहिए हमको, तो सबने रिप्लाई किया हम आएंगे हम आएंगे। तो फिर हमने उनके लिए स्क्रीनिंग की थी, क्योंकि उन्होंने तो स्क्रिप्ट पढ़ी नहीं थी, वो तो ऐसे ही आ गए थे हेल्प करने के लिए। अरे। तो उन्होंने उनके लिए की, फिर वो अपने दोस्तों को और सबको लेके आए थे, तो एक काफी बड़ी स्क्रीनिंग की थी हमने। उसमें तो काफी रोने होने लग गए थे सब लोग, काफी, तो मतलब उनके रिएक्शन से मालूम, वो बोल रहे कि हाँ अच्छा अभी पहली बार एक फिल्म मिली जो हमको सही में रिप्रेजेंट कर रही है। और ओके। 1-2 लोग तो बहुत गुस्सा भी हो गए थे, झगड़ा वगैरह करने लगे थे मेरे से। यार, क्यों? उसका क्या हाँ क्या हाँ पॉइंट वो ऑफ व्यू था उनका? उनका पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि उन्होंने कुछ ज्यादा ही सीरियस ले ली थी फिल्म। मैंने कहा भाई ये डॉक्यूमेंट्री नहीं है, ये फिक्शन है। तो वो बोल रहे कि आप ऐसा, ये कोई सोल्यूशन नहीं होता है ठीक है इस प्रॉब्लम का, मतलब जो इश्यू है उनका कि शादी नहीं कर सकते हो, उसका ये सोल्यूशन नहीं हो सकता जो तुम दिखा रहे हो। तो मैंने कहा मैंने अपने आप से नहीं बनाया ये सोल्यूशन, ये एक्चुअली हो रहा है, ठीक है। ये जो मैंने जो दिखाया है ये एक्चुअली जो फ्रेंडशिप मैरिज कंपनी, मतलब तुम ये दिखा के ऐसा बोल रहे हो कि चलेगा वो फिक्स ना हो, लेकिन हम हमारे पास एक साइड सोल्यूशन है। मैंने कहा ये गवर्नमेंट सोल्यूशन तो है नहीं पहली बात, हाँ। और ये एक्चुअली में हो रहा है। तो मैं वही दिखाया, मैंने अपने आप सोचा उसके लिए गुस्सा थे वो लोग। तो मैंने कहा गुस्सा करना है तो
पॉलिसी मेकर्स के पास जाइए, वहां से सके। मतलब मैंने तो जो देखा है मैं वो दिखा रहा हूँ बेसिकली। तो फिर बाद में थोड़े काम डाउन हुए, फिर वो रोने वोने लग गए। मतलब बट आई अंडरस्टैंड वो क्यों हुआ था, क्योंकि उनको काफी मतलब रियलिस्टिक लगा था कुछ कुछ सीन्स, स्पेशली फैमिली वाले और वो सब सीन्स। तो वो एक अच्छा रिएक्शन था। बाकी फिर एक और स्क्रीनिंग की थी हमने जो नॉर्मल नॉर्मल पब्लिक के साथ में, उनका भी काफी अच्छा। काफी अच्छा लेकिन रिएक्शन था। लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से एक स्क्रीनिंग डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए की थी हमने, और सबको काफी पसंद आई थी। लेकिन फिर भी काफी वो लोग मतलब देखते हैं भी, बाहर जाओ पहले, उन्हें बाहर क्या होता है ऐसा ऐसा, उसके बाद देखते उनको काफी डर लग रहा है रिलीज करने में। मैंने कहा ऐसा तो कुछ है नहीं इसमें। टोक्यो में तो क्या क्या बनाते हैं वो लोग पता नहीं। लेकिन हाँ मतलब उनका एक वो है कि इसमें कोई फेमस एक्ट्रेस नहीं है, ये नहीं है वो नहीं, तो रिलीज के लिए देखना पड़ेगा। मैंने कहा, ठीक है नो वरीज, मैं बाहर रिलीज कर दूंगा। पर हाँ, ये मेरा अगला सवाल है कि आपका आगे क्या, किस तरह से ये फिल्म फेस्टिवल सर्कल में तो जाएगी, तो जनरली हम्म, जिन्होंने पैसा डाला है वो तो पैसा मांगेंगे आपसे। तो फिर ये हम्म। रिलीज का किस तरह से आप करेंगे? आपको एक डिस्ट्रीब्यूटर मिला है, आपने कहा साउथ नहीं मतलब ऐसा कोरिया। ऐसा नहीं है कि अगर नहीं, ऐसा नहीं है कि जिन्होंने पैसा डाला है और पैसा रिकवर नहीं हुआ तो मेरे को मार मार वार डालेंगे, नहीं ऐसा नहीं है। वो हमारे वैसे नहीं, नहीं, पर वो हमारे मतलब नहीं, हमारे पार्टनर से हम साथ में और प्रोजेक्ट भी कर रहे हैं। तो बेसिकली हम लोग 50-50 कोवाटांडा और टावर 5, हम लोग 50-50 पार्टनरशिप है इस फिल्म पे। और सारे प्रोजेक्ट मैं ऐसे बनाता हूँ, मैं खुद ही प्रोड्यूसर रहता हूँ फिल्म पे इसके लिए। तो अभी हमको कोरिया से एक अच्छी डील मिली है, मतलब अच्छा खासा रिलीज होगा कोरिया में। तो वहां से आई थिंक फिल्म का बजट इतना कम है कि आई थिंक वो कोरिया से ही रिकवर हो सकता, होने की पॉसिबिलिटीज अच्छा। हैं। मुझे अरे ऐसा वाह, ही लग रहा है। हाँ, गुड गुड गुड। क्योंकि हाँ क्योंकि जिस तरह का डील है, कितने थिएटर में रिलीज होगा, क्या प्लान है उनका बीओडी का, ओटीटी का। फिर ऑफ कोर्स ताइवान है, ठीक है। फिर जहाँ पे मेरी फिल्में पहले रिलीज हुई हैं, ठीक है, जर्मनी हो गया, स्पेन हो गया, नॉर्दर्न यूरोप हो गया। तो वहाँ तो आई थिंक रिकवरी इज नॉट अ इश्यू, आई थिंक वो तो हो जाएगा। फिर बाद में अगले साल जनवरी में एलए में क्या होता है, हाँ। फिल्म इंडिपेंडेंट वाले भी स्पेशल स्क्रीनिंग कर रहे हैं एलए में। अरे तो वाह। वहां से फिर वहाँ, हाँ तो वो लोग यूजली बहुत ही कम फिल्मों को करते हैं। और जापान हम्म। से आई थिंक लास्ट फिल्म उन्होंने ड्राइव माई कार की थी मेरे ख्याल से, ओ। तो कुछ कुछ साल पहले। तो वो टाइगर को इनवाइट किया उन्होंने, तो हमारे लिए तो काफी बड़ी बात है वो। तो हम लोग एलए जाएंगे आई थिंक जन में। फिर वहां से हमारे कुछ जो ऑफ कोर्स जो मेरी एजेंसी है, सीए रेंज मीडिया, वो लोग हेल्प करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन डील के लिए। तो अभी हम लोग अमेरिका में बात कर रहे हैं। अरे तो वाह। होपफुली, हाँ तो होपफुली और फिर मतलब कुछ मिल जाए वहां से होपफुली। और फिर मतलब ईएफएम आ रहा है, बर्लिन एंड ऑल दैट। वहां हाँ। पर वहां पे हमारी जो सेल्स टीम है वो लग जाएगी काम पे। जो भी, और ऊपर से मैं भी लगा हुआ हूँ अपने 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 नेटवर्क में अच्छा। फिल्म गुड। दिखाने के लिए, सेल्स करने के लिए, वो सब जो भी रहता है नॉर्मल पैटर्न। बट यूजली तो इश्यू नहीं होता है। रिकवरी, इसका तो रिकवरी हो जाएगा, मेरे को उसका प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि गुड। बजट ही इतना बहुत बहुत कम बजट है इसलिए इसके लिए। नहीं नहीं, ये बहुत अच्छी बात है, रिकवरी रिकवरी हो जाता है, और ये फिल्म लोगों को पसंद आती है तो बहुत ही बढ़िया बात है, जो कि आएगी अभी बुसान में तो बहुत अच्छा। अभी 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 वो मोस्ट्रा में प्ले कर रही है, sao paulo में अभी चल रहा है फेस्टिवल। आई थिंक 27 को खत्म होगा। ओके। तो हाँ, तो मोस्ट्रा में आई थिंक 4 स्क्रीनिंग्स थी। तो वहां पे तो मतलब एलजीबीटी काफी ओपन है वहाँ तो, बहुत वहाँ तो मार्केट भी काफी बड़ा है एलजीबीटी फिल्म्स का। तो वहां से कुछ होप्स है कि कोई मतलब कि कोई डिस्ट्रीब्यूशन अप्रोच करे। मैंने ईमेल ईमेल डाले हैं, कुछ देखते हैं, लेकिन रिएक्शंस काफी ठीक है वहां से भी अभी ये तक। अब एक पूछनी थी, आपका जो कैमरामैन है विजय, हाँ, वो इस फिल्म का कैमरा मैन है, हाँ, यस। इस फिल्म का सिनेमेटोग्राफर जो है, उसका, हाँ, उसकी पहली फिल्म उसकी थी। पहले फिल्म होने के बावजूद बहुत मैच्योर सिनेमेटोग्राफी है, यानी मुझे तो हम्म। बहुत अच्छी अच्छी लगी सिनेमा, इन द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ सिनेमेटोग्राफी, कैरेक्टर हाँ। प्लेसमेंट, पूरा मिसान से जिस तरह से क्रिएट करके उसने जिस रिप्रेजेंट करना है, कलर कॉम्बिनेशन, कलर पैलेट जो हम्म। इस्तेमाल हुए हैं, वो बहुत बढ़िया है। हम्म। मुझे ये पूछना था कि आप उनको क्या ब्रीफ देते थे, या फिर या उनका कंट्रीब्यूशन था ये? तो पहली बात, एज एज सेड कि बजट कम था, तो आर्ट डिपार्टमेंट नहीं था इस प्रोजेक्ट में। अब मेरे एक्चुअली किसी भी फिल्म में आर्ट डिपार्टमेंट नहीं था, अभी तक नहीं नहीं हुआ है। अच्छा। और जो प्रोडक्शन डिजाइनिंग जो डिपार्टमेंट है, आज तक
चारों फिल्म में से एक में भी नहीं हमने लिया। तो रियल लोकेशन पे शूट हुआ। तो हाँ, हमेशा रियल पे ही शूट किया, आर्ट डिपार्टमेंट में नहीं। तो यूजली वो जो जो डिपार्टमेंट है उसको मैं टेक ओवर कर लेता हूँ। और सो हम लोग क्या करते हैं, लोकेशन ही ऐसे ढूंढते हैं कि उसमें ज्यादा काम ना लगे वहाँ पे। उस लोकेशन ढूंढने के लिए हम लोग बहुत टाइम लगाते हैं। अच्छा। स्पेशली इसमें थोड़ा ज्यादा टाइम लगा, क्योंकि एक लुक था दिमाग में हल्का सा। और अब हमें पता था एग्जैक्टली वो तो अचीव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारे पास उतना पैसा ही नहीं था। हम्म। लेकिन जितना हो सकता है अच्छी लोकेशंस उसके जितना क्लोज हो सकता है उस लुक के ढूंढेंगे। तो उसमें बहुत टाइम लगा है। तो मैं और विनोद, हम दोनों, हम्म। विनोद भी ड्राइव कर रहा था। उसके बाद एक छोटी सी वो थी केटरा बोलते हैं यहाँ पर, हाँ। वो लेके हम दोनों निकल जाते थे लोकेशन ढूंढने के लिए, ऑनलाइन सर्च करके। बहुत वो 2 महीने तक लोकेशन ही ढूंढी हमने बस। अच्छा। तो वो एक बार जब फिक्स हो गया, हाँ, 2 महीने तक हर दिन, मतलब जुलाई अगस्त में तो फुल ऑन, मतलब कहाँ कहाँ हम लोग बहुत ढूंढा। तो हमको मिला, फिर जो भी चाहिए था मिला हमको। कहीं कहीं जहाँ नहीं मिला वहाँ फिर भी शूट किया हमने, भागे शूट करके भागे हम लोग। पर जहाँ परमिशन नहीं थी तो कैसे भी शूट किया हमने बस। लेकिन हाँ, एक जब लोकेशन लॉक हो गई हमारी, उसके बाद कि वहाँ पे शूट कैसे करें वो था। फिर परमिशंस का सीन हुआ, फिर कहीं मिली कहीं नहीं मिली। फिर कैमराज हमने स्टार्ट किए, दोस्तों को मैसेज करना, रेंटल कंपनीज को डील्स लेना, ये वो। तो हमको आरी मिल गया शूट करने के लिए। मेन कैमरा हमारा वही था, हाँ। आर्या मीरा था। फिर बाद में जो बाहर वाले शूट्स थे रोड वाले, उन पे हमने अलग अलग कैमरा, सोनी के कुछ कैमरा शूट किए। और वो, हाँ, वो सब था। लेकिन हाँ, एक हमारा एक बेसिक लुक हमने रेडी किया था, जो कि 1980s और 1990s की ओल्ड एलजीबीटी गे मैगजीन्स थी, हम्म। उन पे बेस्ड था वो लुक। बेसिकली जो अच्छा। हल्का रेड आता है फिल्म में, जो हाँ। लोकेशन, हाँ, वो मैंने एक मैगजीन को दिखाया भी है फिल्म में। एंड में वो जो चश्मा उठाता है अपना, हाँ। हाँ। वो नीचे एक मैगजीन रखी होती है, वो हाँ। उसी मैगजीन से इंस्पायर्ड था पूरा वो पोस्टर और जो भी लुक्स हैं फिल्म के। तो वही रिक्रिएट किया। लेकिन मोस्टली एक ही लोकेशन थी जहाँ पे वो लोग एक्चुअली में मसाज करते हैं, मतलब जो होटल, जो ओपनिंग सीन था उसमें नहीं, जो एक और जहाँ पे मतलब हम्म। मैनेजर बैठता है और हाँ। एंड में हाँ। जाता है, जो जापानीज ततामी मैट वाला, हाँ। वही एक लोकेशन थी जिसको हमने फुल मेक ओवर किया था, और कर्टन वर्टन लगा के वो सब। बाकी किसी को भी लोकेशन को हमने ज्यादा टच वच सब नहीं रियल किया, टाइम। हल्का फुल्का। सर रियल हाँ, लोकेशन। हल्का फुल्का किया ऑलमोस्ट। हाँ, गैफर ने अपनी लाइट, मैंने उनको बोला था मैं कहीं कैमरा कहीं भी घुमा देता हूँ, तो उसको डर बोला ऐसा मत करना भाई। मैंने कहा नहीं यार, मैं तो ऐसे शूट करता हूँ कि मैं 360 लाइटिंग था, तो सब ऊपर से लाइट करना। तो उस पर काफी बहस हुई थी हमारी। बोला कि नहीं, डिपेंड करता है किस सीन पे। मैंने कहा ठीक है, एक दो सीन देखते हैं, वरना बाकी तो मेरे को सब ऊपर से लाइट था। कि क्योंकि मैं फुल फ्री स्टाइल शूट करता हूँ, डॉक्यूमेंट्री टाइप्स ऑलमोस्ट, कैरेक्टर कहीं भी जाए, कुछ भी करे। तो फिर उसी हिसाब से प्लानिंग हुई थी बेसिकली। एंड फिर हाँ, ऑफ कोर्स, विनोद के साथ में फिर मैं यूजली एक 2-3 पेज का डॉक्यूमेंट बनाता हूँ, बेसिक रूल्स, हम्म। जो कैमरा के रूल्स जो मैं चाहता हूँ कि हर हर टाइम फॉलो हो। कि जैसे कि अगर वो टोक्यो में है, ठीक है, तो वो सब लोग उसको जानते हैं, ही इज ओपन इन टोक्यो, राइट। तो हम्म। यहाँ पे हल्का सा वाइड फील होना चाहिए, 35 to 28 तक रखेंगे हमेशा। और फ्रीली मूव होना चाहिए वो, ताकि वो एक फील आए, कि फ्रीडम का फील है। जैसे ही वो घर जाता है तो थोड़ा सा टाइट फ्रेमिंग आता है, हम्म। सिस्टर के साथ में, डैड के साथ में। जैसे ही वो कोजी से मिलता है तो फिर हम लोग स्काई भी देखते हैं, हम्म। ठीक है, थोड़ा बीच भी देखते हैं। तो और वहां पे सबसे ज्यादा ओपन है, क्योंकि कोजी ही उसको सबसे ज्यादा जानता है। तो उस तरह के जो पॉइंटर्स है और किस तरह के कलर्स, और जो लाइटिंग होती है, जो चीप लाइटिंग होती है, येलो ग्रीन, मुझे आरजीबी वो सब चाहिए था लुक। लेकिन वो एक म्यूजिक वीडियो फील आता है आजकल मूवीज में, वो मेरे को पसंद नहीं है। तो मैंने बोला वो तो एकदम इग्नोर करना है। तो कैसे सीन के अंदर ही कलर्स इंक्लूड करें विदाउट लाइटिंग के, तो वो उस पर काफी ध्यान दिया। बाकी जो स्टाइलिंग थी कैरेक्टर्स की, उससे भी काफी लुक आया है। वो स्टाइलिंग इस बार मैंने की थी, पूरी वार्डरोब स्टाइलिंग। क्या जो हुआ। कि आपने ही किया है पूरा कॉस्ट्यूम भी। हाँ, कॉस्ट्यूम यूजली मैं ही करता अपनी फिल्म का। लास्ट फिल्म में नहीं किया था मैंने, क्योंकि उसमें तो बहुत सारे वो थे, सूट्स वगैरह थे, वो सब तो हाँ। बहुत हैडेक था। लेकिन इस फिल्म में मैंने फुल, मतलब शॉपिंग में मुझे जाता था मैं एक बात एक बताइए। जगह। यूपी के एक गांव से एक लड़का एनिमेटर बनने की मंशा लेके जाता है। एनिमेटर बनता है, यहाँ बैंगलोर में जाता है। वहां से वो जापान जाता है। जापान में एक अच्छा फिल्म मेकर अभी बनता है। आप इस पूरी जर्नी को किस तरह से देखते हैं? नहीं नहीं, यूपी से निकलने के टाइम पे मेरे को एनिमेटर नहीं बना था। उस टाइम तो मेरा पूरा आर्मी का बैकग्राउंड है। हाँ। मेरे ग्रैंडफादर फादर
और काफी सब मिलिट्री मिलिट्री वाले ही हैं। तो हम लोग पापा का पोस्टिंग उस टाइम था देहरादून में। हम्म। हम लोग उस एरिया में काफी रहे, देहरादून, रुड़की, सहारनपुर, उससे। तो मैं फिर पापा हमको लेके देहरादून निकल गए। तो वहीं पर पहला सिटी जो था वो देहरादून ही था। हम्म। तो वहां से तो तब तक वही था कि मिलिट्री सब कुछ है, मतलब तब तक मैं बहुत छोटा था। लेकिन हाँ, फिर देहरादून रहे, फिर अमृतसर रहे हम लोग, सहारनपुर, अच्छा, अरे। वो सब एरिया। हाँ। तो वहां से फिर मिलिट्री स्कूल में एडमिशन हो गया मेरा। उस टाइम तो मतलब एक स्टेट से 2-3 लोग ही ले रहे थे, हम्म। सेलेक्ट होते थे। काफी स्ट्रिक्ट मतलब एडमिशन प्रोसेस है उसका। तो 6th स्टैंडर्ड में मैं मिलिट्री स्कूल में पहुंचा। तो वहां पे मेरी पूरी जो लाइफ थी वो मिलिट्री स्कूल में निकली है। मैं बस समर वेकेशन में 1 महीने के लिए आता था घर पे। बाकी तो पूरा मिलिट्री स्कूल में वहां तो फुल कल्चर अलग ही है, मतलब हर हाँ, हाँ। स्टेट्स के लोग होते हैं, क्लासमेट्स से, सीनियर्स थे, रैगिंग थी, वो सब था। तो वहां पे काफी मतलब इधर इस स्टेट का उस स्टेट का काफी कुछ सीखा। फिर वहां पे जो था थोड़ा सा आर्ट में इंटरेस्ट है, एक आर्ट टीचर थे हमारे, उनके साथ मतलब मैं काम करता था। तो वहां पे थोड़ा आर्ट में इंटरेस्ट है, वहां से फिर भी मिलिट्री में ही जाना था। मतलब वहां छोड़ के आया मैं, फिर बड़ौदा में मैंने पढ़ा, कॉलेज किया बड़ौदा में। तब भी मतलब मिलिट्री का ही वो था, मिलिट्री में ही जाना है, एनडी वेंडी दे रहा था मैं, लेकिन इतना सीरियसली नहीं दे रहा था, क्योंकि तब तक मेरे को एक हल्का सा, तब तक याहू आ गया था, ठीक है, याहू, याहू सर्च इंजन, गूगल से पहले याहू ही आ यस, गया मेरे यस, को। यस। तो उस पे मैं थोड़ा बहुत सर्च करता जा रहा था कि अच्छा, मैंने एनिमेशन तो देखा है, लेकिन होता कैसे मेरे को पता नहीं था। जब मेरे को मालूम पड़ा कैसे होता, तब मेरा एकदम ही दिमाग खुल गया। मैंने कहा अच्छा, एक फ्रेम के बाद एक फ्रेम लगाते हैं, ऐसा करते हैं, ऐसा करते हैं। तो तब से थोड़ा बहुत दिमाग मेरा। तो मैं सिकंदराबाद गया था एक्चुअली, अपना जियो इन्फॉर्मेटिक्स हम्म। के मतलब एमएससी का टेस्ट एग्जाम दे के आया था, एंट्रेंस का। जियो इन्फॉर्मेटिक्स में ज्योग्राफी का एक ब्रांच है जियो इन्फॉर्मेटिक्स, उसके थ्रू मतलब उसमें उसमें एमएससी करना चाहता था। जब मैं ट्रेन में वापस आ रहा था, तो मेरे को ट्रेन में एक एनिमेटर मिला। क्या कोइंसिडेंस था, वो डीक्यू में काम, डीक्यू एंटरटेनमेंट बोल के हैदराबाद में काम करता था। तो उसने मेरे को अपने उस टाइम उसका जो भी नया लैपटॉप आते थे उस टाइम पुराने वाले, उसमें दिखाया उसने कि ये मैं करता हूँ। तो मेरा ट्रेन में दोस्त बन गया था वो। अच्छा। तो उसके बाद तो फिर मेरा 100% डिसाइड ही कर लिया मैंने कि मैं करूंगा ही, एनिमेशन ही क्या करूंगा। तो क्या फिर आपके घर में कोई इस इंडस्ट्री से बिलोंग करता है? नहीं, नहीं, नहीं। तो मेरा मतलब वहां पर सिकंदराबाद में भी हो गया था मेरा अच्छा। एडमिशन एमएससी में। हाँ, मेरा ऑल इंडिया रैंक भी कुछ 28 या कुछ आया था एक्चुअली। तो मतलब तो फिर हाँ, मैंने बताया नहीं घर पे। अभी देखेंगे इंटरव्यू देखेंगे तो अभी गाली मारेंगे मेरे को। तो मैंने बोल दिया था कि मैं फेल हो गया, मैं जा रहा हूँ बैंगलोर। तो फिर मैंने पापा से कुछ पैसे वैसे लिए, फिर मैं चला गया बैंगलोर। उसके बाद तो फिर मैं बाहर ही रहा हूँ, अभी तक बाहर ही हूँ मैं। तो मैं तो वही 3 साल घर पे रहा हूँ बस, ग्रेजुएशन का जो 3 साल था और कुछ 6-7 आधा साल है 12th का, वही वही रहा हूँ घर पे बस, वही। बाकी तो मैं पूरा मिलिट्री स्कूल और बाहर ही रहा हूँ पूरा फुल लाइफ। पर मुझे एक बात बताइए, आप अभी जापान में सेटल हो गए, ठीक है, आपने अपना अलग हम्म। कुनबा वहां जापान में बना। क्या कभी आप सोचते हैं कि आप इंडिया से बिलोंग करते हैं, क्या इंडिया आके आपको फिल्म बनानी है? अरे क्यों नहीं, मैं तो बहुत ट्राई कर रहा हूँ इंडिया के। मैं तो मतलब हिंदी में अगर मैं फिल्म ना बना पाऊँ तो फिर क्या मतलब, वो तो अपनी खुद जो मदर टंग है उसमें तो मेरे को फिल्म बनानी है। वो किस तो तरह की फिल्म? मैं बहुत ट्राई कर रहा हूँ, मतलब मैं इतना ट्राई कर रहा हूँ कि कभी ना किसी मीटिंग करता रहता हूँ मैं। अभी मैं मुंबई में आया भी था 3 साल पहले एक प्रोजेक्ट के लिए। वो प्रोजेक्ट, उसके बारे में ज्यादा बात नहीं कर सकता क्योंकि वो प्रोजेक्ट इट्स ओके। फ्रूटफुल नहीं। वो एक टीवी शो था, काफी बड़ा, हम्म। काफी काफी बड़े एक्टर के साथ में था। तो वो हो गया कुछ, उसमें हो नहीं पाए वो। मैं लिख के वापस आ गया, बस ऐसा हुआ, 7 एपिसोड लिख के वापस आ गया। तो लेकिन हाँ, तब से मैं ट्राई कर रहा हूँ। लेकिन एक अच्छा हुआ कि मेरे को वहाँ पे जो अभी उस 3-4 महीने में मेरे काफी लोकल जो इंडस्ट्री के फ्रेंड्स बन गए, कुछ 4-5। उनके साथ मैं अभी तक टच में हूँ। एक राइटर है ओके। आकाश बोल के, और एक्ट्रेस है श्वेता त्रिपाठी, मिर्जापुर। हाँ, हाँ। वो हाँ, वो सब मेरे अभी अच्छे दोस्त बन गए। तो हम लोग साथ में मिलके, और आकाश जो है, आकाश मोहिमेन, वो काफी बहुत अच्छा राइटर है वो। उससे मैंने काफी सीखा है पिछले 2-3 साल में। तो हम लोग साथ में मिलकर प्रोजेक्ट प्लान कर रहे हैं। अरे तो वाह। एक प्रोजेक्ट है, हाँ, एक हॉरर प्रोजेक्ट है, उस पर अभी काम, स्क्रिप्ट रेडी हो चुकी है, पिचिंग विचिंग चल रही है। और अभी इंडिया आ रहा हूँ मैं नवंबर में। तो दोबारा ट्राई करूंगा मैं मिलना, किसी मीटिंग वीटिंग करना, जो भी कैसे भी। हाँ, तो अभी एक हॉरर प्रोजेक्ट है, और एक मैंने बुक के राइट्स लिए हैं, वो भी ट्राई कर रहा हूँ इंडिया में बनाने। लेकिन हाँ, इंडिया में तो मेरे को बहुत जल्दी कुछ आप बनाना ही है। आपने मेरे ख्याल से जो 3 फिल्में अलग अलग जॉनरा की है, आपको कौन सा जॉनरा अच्छा लगता है जिसमें आपको फिल्म
यानी बनाना, आगे जाके इस जॉनरा में मुझे थोड़ा सा एक्सपर्ट फिल्म मेकर बनना है। आगे जाके हाँ, मैं तो अभी फुल ऑन जॉनरा में जाना चाहता हूँ, लेकिन अब ड्रामा इज आल्सो काइंड ऑफ अ जॉनरा, लेकिन अभी तक मैंने वही बनाया। लेकिन मेरा एक्चुअल इंटरेस्ट मेरा थ्रिलर्स में है। मेरे को थ्रिलर्स बहुत ज्यादा क्राइम पसंद थ्रिलर, है, मैं देखता भी वही हूँ। हाँ सॉरी। क्राइम थ्रिलर, क्राइम थ्रिलर्स, क्राइम क्राइम या क्राइम थ्रिलर्स वो क्राइम मेरे को। थ्रिलर। अरे यस 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 यस, क्राइम थ्रिलर्स, हाँ वो थ्रिलर है। थोड़ा बहुत मेरे को हॉरर में भी हल्का सा इंटरेस्ट है। अच्छा। तो ये थ्रिलर में तो 100% मेरे को उसी ट्राई करूंगा, थोड़ा फास्ट पेस थ्रिलर्स में। बेसिकली कोरियन कोरियन सिनेमा, हाँ। येलो सी और वो सब है ना, यस। चेजर टाइप, वो थोड़ा मूड। और एक टीवी शो में रवीस टाउन, और मतलब हाँ, थ्रिलर में ही थोड़ा सा अब मैं उसी में घुसना चाहता हूँ बेसिकली। तो फिर एज ए एनिमेटर आपका क्या होगा? यानी एज ए एनिमेटर आप फिर से एनिमेशन की दुनिया में जाएंगे, या फिर ये डायरेक्शन फिक्शन आई में? मीन क्या होगा, एज एनिमेशन का तो जो होना था वो हो गया मेरा। मतलब मैंने 13 13 साल काम किया एनिमेशन में, तो काफी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स किए मैंने, ठीक है, बहुत सारे टीवी शोज किए। हम्म, और एनिमेशन का एक है कि शॉर्ट फिल्म तो मैं नहीं बना सकता, क्योंकि उसके लिए तो बहुत टाइम चाहिए, मतलब अकेले काम करने के लिए। बनेगा तो फीचर फिल्म ही बनेगा, उसमें भी बहुत टाइम चाहिए। फिल्म में बहुत टाइम, हम्म, एनिमेशन में तो बहुत टाइम लगता है, बहुत बड़ी टीम चाहिए, और 2 3 साल एटलीस्ट चाहिए हाँ। इजिली। उसके लिए चाहिए बहुत सारा पैसा, बहुत सारा बजट। तो एक टाइम तो आएगा जब मैं ट्राई करना चाहूंगा। और 1 2 बार बात भी स्टार्ट हुई है हल्की सी। और मेरे पास जो स्क्रिप्ट लिखी हुई है, रखी हुई है एनिमेशन के लिए, 1 2 स्क्रिप्ट्स हैं मेरे पास में। उसका थोड़ा पोस्ट अपोकलिप्टिक वर्ल्ड है, तो कुछ ज़्यादा ही एक्सपेंसिव है। तो उस पर बात अभी करूँगा, लेकिन मैं चाहता हूँ लाइव एक्शन में थोड़ा सा और फिल्में बनाना, अभी एक एटलीस्ट 2 3 और। उसके बाद एनिमेशन का आई थिंक होना तो चाहिए कुछ, पता नहीं मेरे क्या को, आप तो हब अभी तक कुछ हब ज्यादा मैंने में सोचा नहीं, लेकिन हाँ जापानीज एनिमी बहुत पॉपुलर है, और आप उस कंट्री में एक हाँ एनिमेशन के हब में हैं, और आप अलग पाथ चूज कर रहे हैं, नहीं, तो उसमें तो कोई जापानीज हाथ में तक मुझे कोई घुसने भी नहीं देखा, पूछेगा भी नहीं कोई। उनका तो एकदम अलग ही स्टाइल है एनीमे। और उसमें तो मतलब एकदम बॉटम से स्टार्ट करके फिर वो, मतलब सिस्टम, फिर चांस मिलेगा तो मिलेगा, मतलब नहीं, एनीमे तो काफी अलग तरह का जॉनर है, हम्म, मतलब अपने आप में काफी अलग आर्ट फॉर्म है। हम्म, हाँ, थ्री डी में ही मैंने काम किया है पूरा फुल करियर। इवन तो स्टार्टिंग मेरा 2D में था, एक कुछ आधा साल कुछ, लेकिन अब मैं 3D में मूव हो गया। तो एनिमे तो फुल 2D। मेरे को ज्यादा वो भी नहीं है उसके उसके बारे में नॉलेज। मैं पता है कैसे होता है, लेकिन हाँ, मैं 3D में ही कुछ कर पाऊंगा तो कभी, या फिर अगर कुछ कभी कोई मौका मिला, या कुछ स्टोरी वगैरह पिच होती है, कुछ कभी कभी आते हैं मतलब ईमेल्स वगैरह उसके लिए, लेकिन कभी हो नहीं पाता है वो, उसका एंड तक जा नहीं पाता है। हम्म। आप आर्मी, आपके घर वाले सब आर्मी बैकग्राउंड से हैं। जब आपने ये क्रिएटिव फील्ड हम्म। चुना, तो कुछ हंगामा हुआ था, कुछ बोला गया था, तो क्या हुआ? हंगामा, आई थिंक पहले तो मेरे को समझाने में ही बहुत टाइम लग गया कि एनिमेशन क्या है। बहुत टाइम लग गया मेरे को। मतलब ऑफ कोर्स उनको समझ में तो आ गया था, लेकिन आई थिंक जो एक्सेप्टेंस होती है एक, वो हम्म, काफी देर से आई। अच्छा। और जब तक एनिमेशन की एक्सेप्टेंस आई, तब तक मैं ऑलरेडी फिल्म बनाने लग गया था। अरे। इतना लंबा मतलब टाइम हो गया था, मतलब बिकॉज वो वो अब मेरे को समझ में आता है कि क्यों, मतलब मॉम की तरफ से तो कुछ नहीं था, ऑफ कोर्स पापा की तरफ से उनको मतलब होता है कि एक तो मिलिट्री ज्वाइन नहीं किया था, थोड़ा सा वो डिसअपॉइंटमेंट होगा आई गेस। हाँ। फिर इंडियन एनिमेशन इंडस्ट्री, मतलब इनकी सैलरी वगैरह तो मतलब बहुत ही खराब थी उस टाइम पर। फिर अब बाकी जो मेरे दोस्त थे वो मिलिट्री में, अभी कोई कर्नल है, अभी कोई हाँ। मेजर है, सब बड़ी बड़ी पोस्ट में है अभी। और जो आसपास पड़ोसी वड़ोसी थे वो सब लोग एमबी कर रहे थे, मतलब बड़े अच्छा। बड़े पैकेज थे। तो एक आई थिंक वो रहता है कि ये क्या एनिमेशन, क्या है एनिमेशन, ठीक है ये सब। लेकिन वो थोड़ा टाइम लग गया, जब जब मैं टोक्यो गया तो वहां से थोड़ा बहुत चेंज होने लग गया उसका अभी ओके। माइंड सेट, सब देखे। हाँ, फिर मैंने जब फिल्में बनाई तभी मैंने बताया नहीं था कि फिल्में बना रहा हूँ मैं। अच्छा। वो एक एक बार, हाँ, वो 2019 में कभी
हिंदू में बहुत बड़ा सेंटर पेज पे न्यूज आ आर्टिकल गया है। मेरे फोटो के साथ। हाँ, अच्छा। मेरी फोटो के साथ में तब जाके एक शौक लगा रहेगा आई थिंक। तो वहीं से फिर मैं भी थोड़ा ओपन हो गया, हाँ मैं बना रहा हूँ ऐसा ऐसा तो। तो अभी आप जापान में ही सेटल हो जाएंगे या फिर हाँ अभी तो मेरे को तो इंडिया टोक्यो बहुत इंडिया पसंद है। आके इंडिया आके नहीं अभी तो जापान में ही हूँ, लेकिन हाँ मैं चाहता हूँ कि इंडिया में मैं फिल्म बनाऊँ और आना जाना लगा रहे मतलब। हाँ, इंडिया के साथ तो है ना, इंडिया तो इंडिया मतलब वो तो आज ही मैंने दाल रोटी खाई है घर पे बना के। थैंक यू अंशुल, थैंक यू वेरी मच। आपने बहुत अच्छा अपना डिस्कशन रहा और आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। और हाँ। मैं ये चाहता हूँ कि आप एक कोट करें जिससे जितने भी न्यू जेनजी के साथ आप लोग काम कर रहे हैं अभी, और जो हम्म। ज्यादा एनिमेशन और न्यू टेक्नोलॉजी में ये कर, उसको अगर कोई फिल्म बनानी है हम्म। या फिर उसको अपना करियर चूज करना है, वो किस तरह से करे? आपको क्या लगता है कि किस तरह से करना चाहिए उसे? आई थिंक एंड में तो बजट सब बात आगे बजट पर यूज नहीं। जो नए फिल्म मेकर्स हैं उनका क्या होता है कि अभी जब मैं मुंबई में था उस टाइम मेरे दोस्त बने थे काफी, उनका अभी भी वो ट्राई करे फिल्म बनाने का। लेकिन मेरा तो मैं तो ये बोलूंगा अगर आपको फिल्म बनानी है तो एक तो बेसिकली फिल्म क्यों बनाता है कोई? क्योंकि उसको कुछ कहना है, ठीक है। तो जो भी कहना है वो अगर सेम चीज अगर वो छोटे स्केल पे अगर कह सकता है वो मैसेज जो भी है, ठीक है। अगर पॉलिटिकली कुछ कहना है या फिर रिलीजियसली कुछ कहना है या फैमिली का स्टोरी, इंडिया में भी काफी एग्जांपल है एक्चुअली गमक घर हो गया, वो काफी सारी अच्छी अच्छी फिल्में जो कि छोटे बजट पे बनी है, काफी छोटे बजट पे बनी है। और तो मैं तो ये बोलता हूँ कि किसी कोई भी नया आता है कि बनाना है, अगर स्टार्टिंग पॉइंट चाहिए, ठीक है, तो एक कोई एक लोकेशन की स्टोरी सेम मैसेज के साथ में लिख कर बनाओ दो तीन लोगों के साथ में, तो उससे एक स्टार्टिंग बाउंसिंग बोर्ड मिल जाएगा एक, ठीक है। और क्योंकि ऊपर से फिर मैं बोलता हूँ कि फेस्टिवल में जो भी फिल्म आई देखो कौन सा कैमरा यूज किया है, कितने लोग लगे थे, मैं तो हमेशा देखता हूँ। क्योंकि अब बर्लिन में अभी 2 साल पहले 3 साल पहले एक फिल्म आई थी सेल्फी बोल के, पूरी मोबाइल पे शूट किया आईफोन पे, हम्म। यू नो और भी शॉन बेकर ने अपनी फिल्म बनाई थी आईफोन पे। हम्म। और तो ज्यादा, हाँ प्रॉब्लम तब होती है जब उनको, हाँ मेरे को 4 एडी भी चाहिए, मेरे को गैफर भी चाहिए, एक डीपी भी चाहिए, कैमरा भी आरी होना चाहिए, ठीक है। और मेरे को वो, और यूजली ये प्रॉब्लम मैंने देखा है, जो कि कमर्शियल जो एड बनाते हैं उनके उस बैकग्राउंड से आते हैं उनको ये प्रॉब्लम होता है। वो सिस्टम के थ्रू आते हैं, उनको फुल टीम मिलती है एड वेड में। जब जब फिल्म में शिफ्ट होते हैं तो उनको हमेशा मैंने देखा कि वो हमेशा उनको, मेरे को तो एडी तो है नहीं, मैं फिल्म कैसे बनाऊंगा। तो मैंने तो एडी पहली बार लिया अपनी फिल्म में टाइगर में, उससे पहले एडी था ही नहीं मेरे पास 3 फिल्मों में, मैं खुद का ही एडी था अपनी फिल्मों में। तो मैं वही बोल रहा हूँ कि फिल्म बनाना ज्यादा हार्ड नहीं है। एक बाउंसिंग बोर्ड के लिए तो एक फिल्म तो तुमको कुछ भी करके वो कोई नहीं आएगा हेल्प करने के लिए, वो तो लिख के ले लो आए, मतलब दोस्त तो आ जाएंगी फिल्म में एज अ इमोशनल सपोर्ट, और थोड़ा बहुत ऐसा मेरे घर में शूट कर ले या ये कर ले, लेकिन एंड में तो खुद ही बैठ के एडिट करके कुछ भी करके एक अच्छा फिल्म बना के अगर फेस्टिवल में भेज दो। क्योंकि फेस्टिवल ही है जो कि इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर्स का एक सबसे बड़ा एक्सपोजर पॉइंट और बाउंसिंग बोर्ड बन जाता है, कि वहीं पे जाके कनेक्शन मिलता है सब कुछ। मेरा तो सब वहीं से ओपन हुआ है। ब्रुसेल्स मेरा पहला फेस्टिवल था, वहीं से काफी कितना कुछ ओपन हो गया वहां से, सब पॉसिबिलिटीज, एजेंसीज आ गई और मैनेजमेंट टीम आ गई और सब कुछ हो गया। और कितने सारे फिल्म मेकर को जानता हूँ, उनका फुल करियर ही फेस्टिवल से बना है। लेकिन जो पहली फिल्म जो उन्होंने बनाई थी वो पूरी जान लगा दी थी, पूरी सेविंग डाल दी थी, सबने हेल्प किया था जितना भी सकते हैं। बेसिकली वही है, बैक बोरो स्टील, मतलब जो भी करना है बनाओ बस कैसे भी करके। इसके अलावा तो आई डोंट नो और क्या क्या ही कर सकते हैं मतलब। थैंक यू अंशुल, थैंक यू। बहुत बात करके बहुत अच्छा लगा। हम लोग अभी गोवा में हाँ थैंक यू। मिलेंगे। आप हाँ गोवा में आएंगे, गोवा मिलेंगे यहाँ। कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर दैट। और यहाँ आपकी एक इंडियन फिल्म मेकर जापानीज फिल्म लेके आ रहा है, ये बहुत अच्छी बात यहाँ पर पता चल जाएगी। मेरे को थोड़ा सा, मेरे को हल्का सा वो पता नहीं अजीब सा फील हो रहा है उसकी। मेरी एक्चुअली सेकंड फिल्म धर्मशाला में थी, कुंतोरा। लेकिन उस टाइम कोविड था तो मैं आ नहीं पाया धर्मशाला में। पर लेकिन अभी तो ऑडियंस दिस इज, रिएक्शन, क्योंकि अपने यहाँ भी बहुत सारी चीजें एलजीबीटी कम्युनिटी में बदल रही है, बहुत अप्रोच बदल हाँ रही वो है, हाँ वो तो है, तो वो मैं वो देखता भी रिएक्शन हूँ बहुत अच्छी लेकिन, तरह आ सकती है ऐसे मुझे लग रहा है। हाँ देखते हैं। लेकिन एक एक वो रहता है ना कि मैं फर्स्ट टाइम रिप्रेजेंट करने आ रहा हूँ फिल्म को, आई डोंट नो कि वो मेरे को एक वो फीलिंग है, वो एलजीबीटी का इशू नहीं है, वो एक
इंडियन ऑडियंस को फेस करने का इशू है बेसिकली। आई थिंक वो मेरे दिमाग का ही वो कुछ है बस, और कुछ नहीं। नहीं नहीं, वो भी अच्छा हो जाएगा। हाँ। हम लोग नवंबर में फिर से मिलेंगे और फिर से बात करेंगे। ओके श्योर। ठीक है। ठीक है, थैंक यू, थैंक यू थैंक सो यू, मच। थैंक अच्छा यू, लगा आपसे बात थैंक यू, करके। थैंक यू, थैंक यू। ओके बाय बाय। बाय बाय।よし、行くぞ。よーい。アクション。新一カット1テイク1。で、なんでポルノやろうと思ったの？セックスが好きだからです。行ってこい。タイガと一緒に東京行く？あんたが気持ちよくなるために嘘つくのやめてもらっていい？じゃあ言うけど、お母さん知ってたからね。何が？俺がゲイだってこと。